हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एनुअल रिपोर्ट क्या होते हैं, इसके कंटेंट क्या हैं और आपके इसके सिग्निफिकेंस जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज इन्हीं की जो टॉपिक है इसी के ऊपर मैं ये जो वीडियो लेके आई हूँ। उम्मीद करेंगे सबके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, चाहे वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी में ये जो चैप्टर है यहाँ से फिर आपको नजर आएगा कि ये क्वेश्चन है। इवन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। ओके, सो आपको यहाँ पे नजर आएंगे डिफरेंट स्ट्रीम के जो क्वेश्चन पेपर है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हो और आप ये देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ स्ट्रीम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, ये आपको कॉमर्स स्ट्रीम का है पॉइंट। सो चलो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ कि एनुअल रिपोर्ट क्या होती है। मैंने आपको मैनेजमेंट रिपोर्ट समझाई थी, सेम है थोड़ा सा, बट 90% आपका डिफरेंट है, 10% आपका सिमिलर है, क्योंकि उसमें भी मतलब आता था रिपोर्ट का, यहाँ पे भी मतलब रिपोर्ट का सेम ही है। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को जब आप स्कूल के अंदर होते थे, या फिर मैं कहूँ कि अभी फिलहाल आप सभी ग्रेजुएशन में हैं, मास्टर्स डिग्री के अंदर है, सो आप सभी के रिजल्ट्स आते हैं, राइट, डिग्री आती है जिसे हम DMC कहते हैं, राइट। उसके अंदर आपके सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स लिखे होते हैं कि आपका, जैसे कि मैंने कहा कि आपका टैक्स के अंदर मार्क्स आए हैं 81, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके मार्क्स आए हैं 91, ठीक है, आपकी जो कंपनी लॉ है, ठीक है, उनके अंदर आए हैं 71, ठीक है, और आपकी बिजनेस लॉ है इसके अंदर 81 एंड देन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है इसके अंदर आए हैं 90। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपको नंबर दे दिए। ठीक है, देन फाइनली आपको इनका टोटल दे दिया, ये सभी 100 आउट ऑफ में से है। ठीक है, तो आउट ऑफ 100 में से आपको ये टोटल में से आपको दिखा देंगे कि आप कितने नंबर आए। अच्छा, एक बार यहाँ पे परसेंटेज भी लिखी होती है, किसी किसी यूनिवर्सिटीज के अंदर CGP भी लिखी होती है, राइट। अच्छा, मैंने कहा इस रिपोर्ट के साथ साथ मैंने आपको एक रिमार्क भी दिया। रिमार्क का मतलब समझते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस मिलती है। आपने कभी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स सर्टिफिकेट्स के अंदर आपने देखा हुआ कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देखी जाती है, किन किन एक्टिविटीज के अंदर वो क्या है, एक्टिव है, राइट। इन सभी के बारे में रिपोर्ट में एक लाइन में लिख दूं कि ये जो स्टूडेंट का जो कैरेक्टर है वो गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, स्पोर्ट्स में भी है, कल्चर एक्टिविटीज में भी है, ठीक है, इन सभी एक्टिविटीज में बिलोंग करता है। मैं यहाँ पे नीचे 1-2 लाइनें इस स्टूडेंट्स के बारे में प्रॉपर लिख दूँ। तो ये होती है रिपोर्ट का मीन्स कि आप स्टूडेंट के बारे में सारा का सारा डिटेल, सारा का सारा ब्यौरा एक डॉक्यूमेंट पे दे दिया है, जिसके अंदर आपको पढ़ने के बाद ये पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट पढ़ने में कैसा है ना। एग्जाम्पल समझ में आया। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट्स होती है। मेडिकल रिपोर्ट्स देखिए, जब आपको कोई थोड़ा सा दिक्कत होती है, परेशानी होती है, मान लीजिए आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उस रिपोर्ट के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, राइट। या फिर मैं कहूँ कि आपने ब्लड टेस्ट करवाया, तो उसके अंदर ये दिखाया जाता है कि हाँ आपके ब्लड के अंदर कुछ कमी तो नहीं है, आपका जो ग्राम है, जो खून होता है वो कम तो नहीं है, पर्टिकुलर क्राइटेरिया से नीचे ऊपर तो नहीं है। सो वो सभी डिटेल्स आपको दिखाई देती है। मीन्स की रिपोर्ट एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारा का सारा किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उसे बोलते हैं हम रिपोर्ट। अच्छा, बात आ जाती है एनुअली। एनुअल का मतलब समझते हो, साल में एक बार। जैसे कि आपके जब अगर मैं बात करूँ 7th 9th क्लास तक की बात करूँ, या फिर मैं +1 क्लास की बात, +1 चलो स्कूल की बात ले लेते हैं। स्कूल में क्या होते हैं आपके 3 से 4 बार एग्जाम होते हैं। जैसे हमारे स्कूल में तो अभी भी ऐसे फिलहाल ऐसा ही पैटर्न यूज हो रहा है कि आपके पहले मई में एग्जाम लेते हैं, ठीक है, फिर आपके अगस्त में एग्जाम लेते हैं, फिर सितंबर में हाफ ईयरली लेते हैं, देन उसके बाद अक्टूबर में लेते हैं। ऐसे हर महीने, हर क्वार्टरली बेसिस पे क्या होता है, यहाँ पर एग्जाम, हर तीसरे महीने हमारा एग्जाम कंडक्ट होता था। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका एनुअली क्वार्टरली बेसिस है। एनुअली का मतलब होता है कि जब आपका जो एग्जाम है पूरे साल में बस एक बार हो। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं इग्नू यूनिवर्सिटी, जो डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है, जामिया इस्लाम जो यूनिवर्सिटी है, इन सभी यूनिवर्सिटी, जैसे KU यूनिवर्सिटी है, एंड अगर बात करूँ कोई भी यूनिवर्सिटी जो डिस्टेंस से मोड से आपकी क्वालिफिकेशन दे रही है, तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप हाफ ईयरली के लिए देना चाहते हैं एग्जाम या एनुअली। एनुअली का मतलब होता है पूरे साल। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर
एनुअल रिपोर्ट की बात की जा रही है, ये बात की जा रही है किसी कंपनी की बात की जा रही है। कंपनी के अंदर आपकी जितनी भी परफॉर्मेंस है उन परफॉर्मेंस को आप रिप्रेजेंट करेंगे किस ऐसे डॉक्यूमेंट में जिसके अंदर सारा का सारा ब्यौरा कंपनी के बारे में। अच्छा, अब कंपनी, आप देखो पूरे साल के द्वारा की गई एक्टिविटी आप क्या करते हो, फाइनली एक ऐसे डॉक्यूमेंट में रिप्रेजेंट कर देते हो जिसके अंदर पूरे साल की इंफॉर्मेशन ऑन द स्पॉट आपको मिल जाती है। दैट मीन्स कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के इंफॉर्मेशन आपको कहाँ लिखी जाती है, इस डॉक्यूमेंट में होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला मतलब तो आपको यह समझ में आना चाहिए, रिपोर्ट क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन पूरे साल के, पूरे एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के, उसके अंदर इंफॉर्मेशन कंसाइज फॉर्म में लिख देती है, जिसके थ्रू आपको उस कंपनी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो जाती है। इतना समझ में आया। अच्छा, ये किस किस कौन सी कंपनी को इशू करनी होती है, मोस्ट ऑफ ये पब्लिक कंपनी को इशू करनी होती है। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास दो कंपनियां हैं, ठीक है, आपके पास दो कंपनी है, एक तो प्राइवेट कंपनी है, एक आपके पास पब्लिक कंपनी है। ध्यान से समझना इस लॉजिक को, क्यों आपकी जो एनुअल रिपोर्ट है पब्लिक कंपनी को ही इशू करनी पड़ती है। ये इनके लिए कंपल्सरी है कि ये इन्हें इशू करनी ही पड़ेगी, इनके लिए किसी भी तरह की कंपल्शन नहीं है। क्लियर है? क्यों? अब देखो प्राइवेट जो कंपनी है वो कैपिटल कहां से रेज करती है, क्या वो पब्लिक से इशू करती है? पब्लिक से इशू करती है? नहीं। पब्लिक से इशू कौन करती है, मींस की पब्लिक से पैसा कौन रेज करती है? पब्लिक कंपनी करती है। यस या नो? अच्छा, पब्लिक जो है वो किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, क्या वो इन्वेस्ट ऐसे ही कर देगी? क्या वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेगी? राइट। और वो इंफॉर्मेशन किसकी मदद से मिलेगी? कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंपनी से रिलेटेड है वो आप जब मार्केट में इशू करते हो, उस डॉक्यूमेंट से वो सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो वहां से गैदर कर लेगी। दैट्स द रीजन कि पब्लिक कंपनी को जरूरी होता है कि अपनी रिपोर्ट जो होती है वो पब्लिश करनी पड़ती है, प्रोस्पेक्टस जो होता है वो पब्लिश करना पड़ता है। क्यों? कि जितने भी आपके जो इंटरेस्टिंग पार्टीज है, या फिर मैं कहूं जो भी एक्सटर्नल जो शेयर्स होल्डर्स हैं, या फिर मैं कहूं जितने भी आपके क्रेडिटर्स हैं, या फिर मैं कहूं कि कोई बैंक है, अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट इशू किया होगा तो इसके अंदर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, आपके विजन एंड मिशन होंगे, आपकी स्ट्रैटेजी होगी कि किस तरीके से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ध्यान से समझना इस स्लाइड को, क्योंकि इस स्लाइड की मदद से आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है कि इसके अंदर आपके पास बैलेंस शीट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ठीक है, या फिर अदर डॉक्यूमेंट। अदर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, आपकी रेशियो एनालिसिस हो गया, ट्रेंड एनालिसिस हो गया है, ठीक है। क्योंकि बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है, बैलेंस शीट से हमें अपने फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, या फिर मैं कह सकती हूँ इनकम स्टेटमेंट से हमें इससे पता चलता है आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन कैसी है, क्या वो अपने लायबिलिटीज को जल्दी से पे ऑफ कर पा रही है या फिर टाइमली पे कर पा रही है, उनके बारे में बात की जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ये क्यों की जाती है? क्योंकि इनका एक ना पर्टिकुलर रूल होता है, ये एक पर्टिकुलर चीज को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये वैसे मैं मोस्टली आपको समझा चुकी हूँ आपके डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर, ये वैसे मोस्ट ऑफ आपको नजर आ रहा होगा। इग्नू यूनिवर्सिटीज़ का हमारा 2 से 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सो हमने इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, ये क्यों बनाई जाती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ये क्यों किया जाता है। इवन हमने रेशियो एनालिसिस को भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, नजर कर पा रहे होंगे। लिक्विड रेशियो हो गया, ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो हो गया, एक्टिविटी रेशियो हो गया, टर्नओवर रेशियो होगा, इन सभी को हमने बहुत अच्छे से किया था, याद है सभी को। अच्छा, अब देखो इन सभी डॉक्यूमेंट से ये जो शेयर होल्डर्स है, जो क्रेडिटर्स है, जो बैंक है, अगर मान लो कोई पर्सन
आपको लोन देना चाहता है या फिर आपको उस सामान उधार में बेचना चाह रहा है, सो वो देखेगा कि आपकी स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन कैसी है। अच्छा, कोई बैंक आपको लोन देना चाह रहा है, वो ऐसे नहीं देगा, वो आपकी पोजीशन या फिर मैं कहूँगी प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन देखेगा कि क्या ये अपने जो पहले उन्होंने लोन लिया हुआ है, क्या उन्होंने वो लोन टाइमली पे किया था या नहीं किया था। मीन्स कि कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है वो कंपनी के बारे में सारा का सारा ब्यौरा देगी। ठीक है, अच्छा, जो समझाया अब उसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि मीनिंग ऑफ द एनुअल रिपोर्ट का मतलब क्या है कि एन एनुअल रिपोर्ट इज अ कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। ये बहुत मतलब वाइडली डॉक्यूमेंट है। क्यों डॉक्यूमेंट वाइडली है? क्योंकि इसके अंदर ना ये सारी की सारी चीजें ना डिटेल में लिखी होती है। ठीक है, पब्लिश एनुअली बाय आ पब्लिकली ट्रेड कंपनी, जो भी ऐसी कंपनी जो पब्लिकली होती, पब्लिक कंपनी होती है, और ये जो एनुअल रिपोर्ट होता है वो प्रिपेयर किया जाता है उस कंपनी के द्वारा एट द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। एट द एंड मीन्स कि आपका जो अकाउंटिंग ईयर है ना 1 अप्रैल 2000, जैसे कि अब 23-24 से शुरू हो रहा है, तो 31 मार्च 2025 को यहाँ इस वाली डेट तक आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। क्यों तैयार करनी पड़ती है? क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन समराइज की जाती है डिटेल में। आपको आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, ऑपरेशन, डे टू डे एक्टिविटी क्या परफॉर्म करते हो, ओवरऑल एक्टिविटीज ड्यूरिंग द ईयर एंड फ्यूचर गोल के साथ साथ आप इसके अंदर एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपकी कंपनी का क्या हो रहा है, ईयरली चेकअप हो रहा है कि हाँ हमारी कंपनी ठीक है या नहीं है। जैसे कि हम अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, वैसे ही कंपनी का भी हेल्थ चेकअप इस तरीके से होता है। क्लियर है? ये क्रूशियल डॉक्यूमेंट है। क्योंकि जितने भी इंटरेस्टिंग पार्टीज होते हैं, देखो पार्टीज आपकी ना दो तरह की होती है। आपकी एक तो इंटरनल पार्टी होती है, राइट, एक आपकी एक्सटर्नल पार्टी होती है। इंटरनल पार्टी को क्या कहेंगे, आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। एक्सटर्नल पार्टी ये सभी मैंने लिखे हुए, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, रेगुलेटरी हो गए, या फिर कोई भी इंटरेस्टेड, जो भी कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है या फिर फ्यूचर में वो शेयर होल्डर बनना चाहता है, उन सभी पर्सन के लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो इनसे सारा का सारा ब्यौरा देख सकते हैं कि हाँ कंपनी क्या है, कंपनी कैसे चल रही है। ठीक है, अच्छा, सिग्निफिकेंस पढ़ने से पहले मैं आपको इसके कंटेंट पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर कंटेंट समझ में आ गए तो सिग्निफिकेंस आपको विद इन 1 मिनट के अंदर सारे के सारे 10-15 सिग्निफिकेंस जो मैंने लिखे हुए, इंपॉर्टेंस जिसे हम कहेंगे, वो आपको इजिली समझ में आएंगे। तो सबसे पहले कंटेंट लिख लेते हैं। कंटेंट का मतलब क्या है कि ये जो रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं, बोल तो दिया रिपोर्ट होगा, है ना। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये जो क्वेश्चन आ रहा है कंटेंट में लिखे तो क्या लिखे। सबसे बड़ा डाउट को सबका कमेंट सेक्शन में यही आ रहा था कि मैम क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। आप सभी के लिए ये पीडीएफ इसी तरीके से बनाई गई है कि आपको सबको मदद मिल जाए कंटेंट किस तरीके से लिखें। अब देखो एनुअल रिपोर्ट है ना, वो 4 चीज़ों से मिलकर बनती है। सबसे पहला आपके पास नॉन ऑडिटेड इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, दूसरा होता है आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। तीसरा आता है आपका नोट्स टू अकाउंट होते हैं, एंड फोर्थ आती है आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज आती है। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर तो वो बताएगी कि कंपनी क्या चीज़ किस रेगुलेशंस के बेस पे क्या मान रहे हैं। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बनाते हैं। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 बनाते हैं। फिक्स अकाउंट्स या फिर इनके बारे में बात की जा रही है तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बनाया जाता है। या फिर मैं कहूँ कि डेप्रिसिएशन जो है आप कौन से मेथड से यूज़ कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन मेथड से यूज़ कर रहे हो या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से यूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में बताता है। मीन्स कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी तो बात ये करता है कि जो भी आपके पास अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव में से आपने कौन सा सेलेक्ट किया है, उस सेलेक्टिंग पॉइंट को ये एक्सप्लेन करता है। अच्छा, नोट्स टू अकाउंट का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, मीन्स कि जो आपकी एडजस्टमेंट होती है उनके बारे में एक्सप्लेन करता है कि हाँ ये एडजस्टमेंट हमने कैसे किया, कहाँ पे इनकी एंट्री होने वाली। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, अदर अकाउंट्स भी आते हैं, आप सभी एक्सप्लेन कर सकते हो। फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड ट्रेंड एनालिसिस, इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नॉन ऑडिटेड इंफॉर्मेशन का मतलब है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिनको ऑडिट नहीं किया गया, जिनकी मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही काम हो रहा है। तो यहाँ पे एक तो नरेटिव आइटम्स होती है, एक नॉन नरेटिव आइटम्स होती है। नरेटिव्स का मतलब समझ रहे हो कि आप क्या पूरा व्याख्यान कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम नॉन नरेटिव आइटम्स को लिख लेते हैं। इसके अंदर आपके क्या है 8 पॉइंट्स है, ध्यान से सुनना। ये पॉइंट्स कैसे लिखने वो मैं बताती रहूंगी। इसके अंदर आपके 3 पॉइंट्स है।
ठीक है, यहाँ तो मैंने आपको बताया दिया ये सिंगल है। सबसे पहले नरेटिव आइटम्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नरेटिव आइटम्स का मतलब क्या है, वो सभी डॉक्यूमेंट जो कंपनी के इंटरनली में काम किया जाता है, मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं क्या। अब देखो इसके ना काफी सारे लेवल होते हैं। देखो आपके मैनेजमेंट के आपने लेवल पढ़े हैं। सबसे पहले टॉप होता है, फिर मिड होता है, फिर लोअर होता है, फिर आपके फुट फोरमैन होते हैं, राइट। इसी तरह से इनके साथ साथ आपके काफ़ी सारे लेवल होते हैं, जैसे कि सीईओ होता है, ठीक है, चेयरमैन होता है, ठीक है, डायरेक्टर होते हैं, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, फिर आपके क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, फिर आपके वर्कर्स होते हैं। ये काफ़ी सारे लेवल होते हैं ना। अब इन सबका काम अलग अलग होगा, राइट। सभी पर्सन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। चेयरमैन का कुछ अलग काम होगा, डायरेक्टर का कुछ अलग काम होगा, ठीक है, और जो भी आपके सारे सभी पर्सन्स का काम अलग अलग होगा। सो यहाँ पे इन्हीं पर्सन्स की एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि किसको क्या काम परफॉर्म करना है। कहीं ना कहीं ये पर्सन कंपनी के लिए तो काम कर रहे हैं ना। आपको पता है कंपनी क्या एक ऑब्जेक्टिव था, कॉमन गोल ऑब्जेक्टिव, राइट। कॉमन गोल के रिगार्डिंग सभी पर्सन क्या है, एक ही गोल की ओर भागते थे, है ना। सो यहाँ पे यही बात क्या कहा गया है, क्या कहते हैं कि चेयरमैन स्टेटमेंट हमें लिखनी होगी, ठीक है, डायरेक्टर की रिपोर्ट लिखनी होगी, ऑपरेटिंग एंड द फाइनेंशियल रिव्यू लिखना होगा, स्टेटमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिखना होगा, ऑडिटिंग रिपोर्ट लिखनी होगी, स्टेटमेंट ऑफ द डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट क्या है कि आप इन्वायरमेंट के साथ आपका बिजनेस का कैसा रिलेशन है, क्या आपका बिजनेस ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं कर रहा। अच्छा, मैनेजमेंट का डिस्कशन की बात की जा रही है, एनालिसिस क्या होगा, यही आपकी कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस बनने वाली है। देखो चेयरमैन की स्टेटमेंट क्या कहती है, चेयरमैन कौन होता है, कंपनी का कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सन जिसे हम क्या कहेंगे, वो एक हेड का पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि इसे क्या करनी होगी, कंपनी की क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी क्या परफॉर्मेंस करने वाला है, फ्यूचर में क्या करेगा। अच्छा, और साथ ही साथ ये जो शेयर जो पर्सन्स है ना कंपनी के अंदर, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, फिर लोअर लेवल, इनके बीच में रिलेशनशिप भी बताता है। अच्छा, किसको क्या ऑब्जेक्टिव, किसको क्या गोल अचीव करना है। अब देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। अब मैंने कहा कि मुझे इस साल आपका प्रॉफिट जनरेट करना है 1 लाख रुपीज़। हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री हो, क्या है, गारमेंट्स की इंडस्ट्री है। सो ऑब्वियस ही बात है, ये जो 1 लाख प्रॉफिट जनरेट करने के लिए सबसे पहले ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कितना सेल्स करनी है। अच्छा, उस सेल्स करने के लिए कितना रॉ मटेरियल को आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग आपको कितना कैश, हर एक डिपार्टमेंट के लिए आपने क्या कर दिया, छोटे छोटे गोल बना दिए, जिसकी वजह से आपको पूरा ओवरऑल गोल अचीव होगा, राइट। सो आपको जो मेजर अचीवमेंट्स है वो क्या करने वाले, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने वाले, आपके बिजनेस की कॉर्पोरेट एक्टिविटीज क्या है, मींस कि आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, आपने वो एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करना, उस एक्टिविटीज के दौरान आप क्या क्या स्ट्रैटेजी को यूज करने वाले, मार्केट में रिसर्च करोगे कि आपके कस्टमर है वो कैसे कस्टमर है, ठीक है, लेबर का रिलेशन आपके साथ कैसे है, ठीक है, मेन अचीवमेंट्स देखी जाती है, ठीक है, समझ पा रहे हो। मींस कि कहीं ना कहीं मोटा मोटा जो काम होता है ना, कहते हैं ना कि बड़ा बड़ा काम तो तुम कर रहे हो, हाँ चेयरमैन करेगा। और ये क्या होता है, चेयरमैन की स्टेटमेंट कौन लिखता है, चेयरमैन स्टेटमेंट कौन लिखता है, ऑब्वियस ही बात है चेयरपर्सन ही लिखेगा, जिसे हम चेयरमैन कहते हैं, ठीक है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल के इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, इन द बोर्ड प्रोस्पेक्टिव्स ऑन द कंपनी स्ट्रेटेजी डायरेक्शंस एंड द ओवरऑल हेल्थ, राइट। अब देखो कंपनी ने 1 लाख प्रॉफिट से इंक्रीज करने के लिए बोला, तो ऑब्वियस ही बात है पिछले गोल आपने अचीव कर लिए होंगे, तभी तो आप इस साल और अच्छा बड़ा टारगेट सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये कंसंट्रेट करता है इकोनॉमिक कंडीशंस की, वो भी इंडस्ट्री की, कि इंडस्ट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, क्या कंपनी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हो। मीन्स की मोटा मोटा काम ये करता है कि क्या मेजर अचीवमेंट करनी है, क्या परफॉर्मेंस करनी है, फ्यूचर में क्या आपको अचीव करना है, लेबर के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, और आपको रिसर्च के ऊपर ध्यान रखना होगा, स्ट्रैटेजी क्या यूज करनी होगी, ये सारे के सारे आप स्टेटमेंट में ये पर्सन लिखता है, कौन, चेयरमैन। अब बात आ जाते हैं डायरेक्टर। अब ये इससे नीचे वाला पर्सन है, तो ऑब्वियस ही बात है ये जो इसने स्ट्रैटेजी रखी है, जो भी इसने काम रखा है, अब वो उसको कंप्लीट कौन करने की, सारा
जो जिम्मा है वो किसके ऊपर आ गया, डायरेक्टर के आ गया। डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट करता है, आपको रास्ता दिखाता है नीचे वाले लोगों को कि हाँ आपको अगर ये अचीव करना है तो आपको इस तरीके से इसको फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स कि इसके अंदर कुछ अलग स्ट्रैटेजी होती है, इसके पास कुछ अलग नॉलेज होती है कि इस पर्टिकुलर काम को करवाने की, राइट। तो ये जो रिपोर्ट है वो कौन तैयार करता है, डायरेक्टर ही करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा। इसके अंदर काफी सारे एस्पेक्ट है, जैसे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बिजनेस ऑपरेशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये इन सभी के बारे में बात करते हैं। क्या देखो, अब देखो डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि आपका काम, ये काम आपका, देखो ये काम है ना, मान लीजिए प्रॉफिट को इंक्रीज करने का ना दो तरीके हैं, आपके दोनों तरीके से प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, बट ये जो तरीका है ना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, काफी सारा लंबा टाइम लग रहा है, ठीक है, लंबा टाइम लगेगा, ठीक है, तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी, टाइम भी ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास इस तरीके की होनी चाहिए कि आपका कॉस्ट और टाइम कम लगे और जिससे आपका प्रॉफिट इससे और ज्यादा टाइम में और इस टाइम पीरियड के दौरान आप कुछ और कर सको। मान लीजिए कि मैं कह रही हूँ कि ये काम करने में आपको 10 घंटे लग रहे हैं, सेम एज इट इज दूसरे मेथड से अगर मैं कर रही हूँ उसमें 8 घंटे लग रहे हैं, तो 2 घंटे आपके लिए बच गए ना, उसके अंदर आप रेस्ट कर सकते हो या फिर कोई और एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो जितने भी आपके एक्टिविटीज है उनको आप डिपेंड कर रहे हो। अब देखो टाइम और कॉस्ट लगेगा तो ऑब्वियसली बात है आपके पास जो पैसा है वो भी कम खर्च होगा, है ना। सो समझ में आ रहे हो। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है कि ये भी देखता है कि जितना भी काम हम कर रहे हैं क्या वो विद इन अ रूल रेगुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो मीन्स की कहने का मतलब ये है, जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टली व्यू करता है कंपनीज की उन सभी एक्टिविटीज के ऊपर जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये भी देखता है कि क्या ये लीगल रिक्वायरमेंट जो है उनको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, अनुपालन कर रहा है नहीं कर रहा, कंप्लायंसेस कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, तो ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर क्या है, कंपनी की एक और ड्यूटी, पहली बात तो ये समझ में आ गई। अच्छा, इसकी एक और ड्यूटी है कि जो भी एक्टिविटी ये परफॉर्म करवा रहा है, जो भी एक्टिविटी ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, उनका डेली बेसिस पे या फिर मैं कहूँ क्वार्टरली बेसिस पे या फिर मैं कहूँ कि एनुअल बेसिस पे इनको चेक भी करवाया जाए। क्या वो खुद करेगा? नहीं, वो ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेगा जिनको इन बुक्स ऑफ अकाउंट की प्रॉपर नॉलेज होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑडिटर कहेंगे। एक क्वालिफाइड ऑडिटर को वो क्या करने वाला है, अपॉइंट करने वाला है कंपनी के लिए कि वो इस बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करे, और फाइनली इस ऑडिट की हुई रिपोर्ट को वो क्या करेगा, आपकी एनुअल रिपोर्ट में अटैच करेगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आ गया समझ में? तो यही तो है। अच्छा, ऑडिटर के अंदर डायरेक्टर के पास ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे ये डिसाइड करना होता है कि आपकी कंपनी में मीटिंग कितनी होगी, ठीक है, नंबर ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड कितनी होने वाली है ये भी डिसाइड करने वाला है। अच्छा, हर एक डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सप्लेन होने वाली है कि हाँ हमारा डायरेक्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा है। अब आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी स्टूडेंट का, या फिर मैं कहूँ कि आप खुद जब कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं, या फिर मैं कहूँ कोई स्कूल के अंदर आप अपने बच्चों का एडमिशन दिलवा रहे हो, ठीक है, भाई बहन का एडमिशन दिलवा रहे हो, तो आप क्या देखेंगे कि उस स्कूल के अंदर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस स्कूल के अंदर क्या क्या गेमिंग है, क्या उसके अंदर मोस्ट ऑफ गेमिंग है, क्या ये एक ही गेमिंग है, ठीक है, अगर गेमिंग है तो कितने लेवल पर बच्चों को लेके जाया जा रहा है, आप हर चीज देखोगे, है ना, कौन इस एक्टिविटीज को कंडक्ट करवाया। इसी तरह से कंपनी के अंदर देखा जाता है जो डायरेक्टर है उस डायरेक्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ में यह भी दिखाया जाएगा कि डायरेक्टर के पास यह भी राइट है कि वो किसी भी तरह का रिजर्व निकाल सकता है, बट ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये रिजर्व कहाँ यूज करने के लिए निकाला है, क्या ये फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटी है उनके लिए आपने ये रिजर्व निकाला है, ठीक है। द अमाउंट इफ एनी विच इज अ पर्पस टू कैरी टू एनी रिजर्व इन द सच एज बैलेंस शीट, तो मीन्स कि किसी भी तरह का बैलेंस आप रिजर्व निकाल रहे हैं, बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जिसके लिए निकाला है कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, द अमाउंट इफ एनी रिकमेंडेशंस बाय द वे ऑफ द डिविडेंड। अच्छा, आप अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना चाह रहे हो, कितना डिविडेंड नहीं देना चाह रहे हो, उसके बारे में बात की जा रही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टर की रिपोर्ट के अंदर उसके द्वारा की गई एक्टिविटी वो एक्सप्लेन की जाएगी, चेयरमैन की रिपोर्ट के अंदर उसके द्वारा की गई एक्टिविटी वो एक्सप्लेन की जाएगी। क्लियर है? अच्छा,
नेक्स्ट जाता है ऑपरेटिंग एंड द फाइनेंशियल रिव्यू। नाम से ही समझो, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज की बात की जा रही है, डे टू डे एक्टिविटीज की बात की। फाइनेंशियल की बात की जाए तो इसके अंदर आ जाता है आपके विद इन 1 ईयर की एक्टिविटीज भी बात की जा रही है, जिसके अंदर आप अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी दिखाते हैं, है ना। डे टू डे एक्टिविटीज में बैलेंस शीट आएगी यहाँ पे, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस आते हैं, यहाँ पर कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस आते हैं, राइट। कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, लॉन्ग टर्म के लिए जो खर्चा किया। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना। तो ये सभी स्टेटमेंट आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। तो ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे, फाइनेंशियल का भी मतलब समझ गए होंगे। तो OFR प्रोवाइड एनालिसिस ऑफ द कंपनी ऑपरेशन एंड द फाइनेंशियल रिजल्ट एंड द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो भी आपकी की पॉइंट्स है, की अचीवमेंट्स है, वो आप एक्सप्लेन करते हो। जैसे कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, कंपिटिटिव लैंडस्केप क्या है, क्या रिस्क है, इन सब के बारे में आप एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। क्यों करते हो, क्योंकि ये देखो इन स्टेटमेंट्स की मदद से जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कंपनी के बारे में अच्छी तरह से कैसे क्या हो जाएगी, समझ हो जाएगी। क्या कंपनी किस सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशन में कंपनी कैसे अपनी परफॉर्मेंस दे पा रही है। क्लियर है। देखो ऑपरेटिंग रिव्यू का मतलब क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स के बारे में बात की जा रही है, जैसे प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स की बात की जा रही है। फाइनेंशियल रिव्यू की बात की जाए तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात की जाती है, आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कि आप कहाँ से पैसा रेज करते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ट्रेजरी पॉलिसी क्या है, समझ में आ गया। तो ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिव्यू का मतलब ये होता है। अच्छा, ये आपका कंटेंट है बेटे, किसकी बात की जा रही है किसकी बात की जा रही है, नरेटिव आइटम्स की बात की जा रही है, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, 4th पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ ए कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है कि जो भी रूल रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हुए किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, ठीक है, वो रूल रेगुलेशन आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ना, डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आ रही है, हम उस इंस्ट्रक्शंस को एक्यूरेटली एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी की रेपुटेशन, हमारी कंपनी की जो इमेज है वो बढ़ जाएगी, है ना। अगर किसी कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का एलिगेशन लग गया या किसी भी तरह का मतलब कि उसके ऊपर आरोप लग गया कि हाँ ये कंपनी इस पॉइंट से बिल्कुल खिलाफ है, गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपको हमेशा एक मीटिंग करनी होगी, आपको एनुअली बेसिस पे करे या फिर हाफ ईयरली करे या क्वार्टरली बेसिस पे करे, टाइम लिमिट आपको दी हुई है, वो लिमिट के अंदर आपको क्या करनी होगी, मीटिंग करनी होगी, जिससे आप अपने शेयर होल्डर का पर्सपेक्टिव भी जान सकते हो, जिससे आप अपने खुद का पर्सपेक्टिव भी उनके साथ शेयर कर सकते हो। सो अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस है, जो कॉर्पोरेट की जो रूल रेगुलेशंस है, उनको आप कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट। जो रूल रेगुलेशन दिए फॉलो नहीं कर रहे। सो यहाँ पे यही बात की गई है कि हमें कंपनीज के बोर्ड जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमें पता है कि जो पब्लिक कंपनी होती है उसके अंदर मिनिमम 7 पर्सन होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम 200 की बात करते हैं, इसके अंदर अनलिमिटेड है। सो अगर मैं इसकी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करूँगी तो ऑब्वियसली बात है मेरे ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, राइट। पता है आप सभी को मैंने बताया हुआ है, जब पार्टनरशिप के अंदर अगर मैं 2 से कम या फिर 200 से ज़्यादा व्यक्ति रखती हूँ तो मेरी जो लायबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, आपके ऊपर पेनल्टी, आपके ऊपर केस, कुछ भी हो सकता है ना। तो यही इसके अंदर ये चीज़ें देखी जाती है। ऐसा करने से हमें क्या मिलती है, हमें ट्रांसपेरेंसी मिलती है, हमें ये पता चलता है कि हाँ क्या जो कंपनी है वो अकाउंटेबल है, मीन्स की आंसर करने के लिए एग्री है, आंसर करने के लिए तैयार है कि हाँ मैंने ये सब किया है। जैसे कि मैं आपको कोई काम दे रही हूँ तो आपने काम किया है या नहीं किया, आप उसके लिए अकाउंटेबल होने चाहिए, ठीक है, मीन्स की आपकी जवाबदेही होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया देखो पॉइंट्स में, आप इसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोकस ऑन द कंपनी स्ट्रक्चर्स एंड द प्रोसेस टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंट एंड द रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। आपके स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू योर गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन से होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए आपका ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है क्योंकि गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस है डे बाय डे या फिर मैं कहूँ कि अकॉर्डिंग टू हर तीसरे महीने या दूसरे महीने चेंज होती रहती है, तो उसे आपको फॉलो करना होगा। ठीक है। अगर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस पुअर है, ठीक है, अगर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस पुअर है तो कहीं ना कहीं आपकी जो कंपनी है, आपकी जो एजेंसी है, उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। इवन आपकी फर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। कि ये जैसे न्यूज़पेपर में या फिर मैं कहूँ कि टेलीविजन के अंदर एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये नाम आता है कि फलाना कंपनी ने ये उल्लंघन कर दिया जिसके कारण उसके शेयर क्या हो गए, गिर गए हैं, है ना। अगर यही बात अगर आपकी कॉर्पोरेट का जो गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट के जो रूल रेगुलेशन आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, सो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, इवन क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ जाएगी। जैसे कि आपने कहा कि मैंने आप लोन जो है आपको बोला गया है कि लोन क्या है विद इन 90 डेज आपको लौटाना होगा, आपने विद इन 90 डेज ही लौटा दिया तो आपकी जो क्रेडिट की जो आपने उधार लिया था उसकी रेटिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या फिर आप ये कहते हैं कि लगातार आप शॉपिंग करते रहते हो तो आपने देखा होगा कि आपके ऊपर ना एक कूपन आते हैं कि आप इतने % तक का लोन ले सकते हो, आप इतने यहाँ तक का लोन ले सकते हो। तो क्रेडिट रेटिंग आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो लोअर हो जाएगी। मीन्स कि जब कैपिटल आप अरेंज कर रहे हो वो कम कॉस्ट पर क्या होने वाली है, आपको मिलने वाली है। अच्छा, आप मार्केट में इजीली एक्सेस कर पाएंगे। मार्केट में इजीली एक्सेस का मतलब क्या है कि आप अगर आप कोई नया, और आप पहले से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट में आपकी गुड रेपुटेशन है, आप कोई नया प्रोडक्ट और लॉन्च करना चाहते हैं, वो बेस्ट टाइम होता है। क्यों? उसको इजीली लोग अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। आपका जो कॉम्पिटिटिव एज है, ठीक है, जो आपका जो कंपटीशन लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं काफी सारे फायदे होते हैं। ठीक है, आप अगर रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हो तो। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया ऑडिट का मतलब क्या होता है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करवाया जा रहा है, चेक करवाया जा रहा है, उसे तो कहेंगे हम ऑडिट कहेंगे। और जिस पर्सन के द्वारा उसे चेक करवाया जाता है उसे हम ऑडिटर कहते हैं। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली पर्सन में से ही होगा? नहीं, ये एक्सटर्नल पर्सन में से होता है। हाँ, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट कहते हैं। मीन्स कि वो पर्सन इस कंपनी के ऊपर निर्भर नहीं है, मीन्स कि सैलरी के ऊपर काम नहीं करता। हाँ, काम किया, फी चार्ज करेगा वो। ठीक है, फीस जो होगी वो चार्ज करेगा। ठीक है। वो क्यों बुलाया जाता है, वो इसलिए बुलाया जाता है, वो जितने भी आपके आउटसाइडर पार्टीज होती हैं, जितने भी आपके आउटसाइडर पर्सन्स होते हैं, उनको एक विश्वास दिलाता है, एक एश्योरेंस देता है कि ये जो कंपनी जहां पर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो कंपनी आपकी सही सिचुएशन में है, आपकी सही परफॉर्मेंस कर रही है, जिसके थ्रू सभी पर्सन्स की जो क्या होगी, आपका इंटरेस्ट, आपका जो विश्वास है उसकी ओर बना रहेगा। तो ये इसका मेन मोटिव यही है, एश्योरेंस प्रोवाइड करता है आपके शेयर होल्डर्स को कि ये कंपनी रिलायबल है और इन्फॉर्मेशन क्लियर है, समझ में आ रहा है। आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, एक इंडिपेंडेंट और एक्सटर्नल ऑडिट के पर्सन के द्वारा ही इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। ठीक है। ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट उन पर्सन के लिए होता है जो आउटसाइडर होते हैं या फिर उन बैंक्स या क्रेडिटर्स के लिए होते हैं जो कहीं ना कहीं आप उस कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदद करना चाहते हैं, मीन्स कि उन्हें लैंडिंग देना चाहते हैं। तो लैंडिंग करने से पहले वो क्या करेंगे, वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकआउट करेंगे। अच्छा, ये एक डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बता दिया है कि एक क्वालिफाइड ऑडिटर को अपॉइंट करे। ठीक है। और ये ड्यूटी भी बनती है कि इस पर्टिकुलर फाइल को वो अटैच करके आपके एनुअल रिपोर्ट के साथ वो क्या करे, वो अटैच करेंगे। जो भी ऑडिट की जो रिपोर्ट होगी ना उसको वो उस एनुअल रिपोर्ट के साथ सबमिट जरूर करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ द डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बता दिया। ये देखो, ये पॉइंट ना मैंने पहले इसमें लिख दिया था कि डायरेक्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। चलो, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का मतलब क्या है, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बनाए रखना। दैट मीन्स आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, ये नहीं है कि आपका बिजनेस तो बहुत अच्छे से चल रहा है बट दूसरों को नुकसान हो रहा है। जैसे कि आपकी इंडस्ट्री से काफी सारा धुआं उठ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। आपकी इंडस्ट्री से काफी सारी नॉइज आ रही है, सो कहीं ना कहीं ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेगेटिव इफेक्ट है। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के चारों तरफ ऐसे गंदगी फैली रहती है तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करें। मीन्स कि आप ऐसे बिजनेस को ऑपरेट करेंगे जिसके कारण आपकी जो आपके आसपास का इन्वायरमेंट है उससे इफेक्ट ना होता।
तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट होती है कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसका आपके एनवायरमेंट के ऊपर, आपके सोशल एनवायरमेंट के ऊपर, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर, इन सब के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन सभी इम्पैक्ट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे, चाहे वो इम्पैक्ट आपका पॉजिटिव है चाहे वो इम्पैक्ट आपका नेगेटिव है, उनको आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो जितना होगा कम इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, A sustainable report is a report published by a company about the economic, environmental and social impact caused by the everyday activity। जो डेली टू डे बेसिस पे जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर कैसा पड़ रहा है, ये इम्पैक्ट आप अपनी रिपोर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, क्लियर है। अच्छा, लास्ट पॉइंट आ जाता है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड द एनालिसिस। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस का मतलब क्या है, एक मैं कहूँ कि बाकी जितनी भी हमने रिपोर्ट पढ़ी ना, चेयरमैन की रिपोर्ट पढ़ी, डायरेक्टर की रिपोर्ट पढ़ी, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ी हमने, ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ी, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हमने रिपोर्ट पढ़ी, एंड आपने अभी सोशल सस्टेनेबल रिपोर्ट पढ़ी। ये तो आपकी देखो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लेकर चल रहे हैं, पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया को लेकर चल रहे हैं, बट मैनेजमेंट जहाँ पे आ जाता है तो मैनेजमेंट जो होती है वो टॉप लेवल की बात कर रहे हैं। अब ये टॉप लेवल है तो ऑब्वियस सी बात है, ये मान लीजिए आपका बिजनेस है, इसके नीचे सारा का सारा काम परफॉर्म होता है। सो जो ये वाला पर्सन होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होता है, ये बहुत बड़े डिसीजन लेता है ना, बहुत मतलब कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो इनकी जो रिपोर्ट है, इनका जो डिस्कशन है, इनकी जो एनालिसिस है, ये वाइड एरिया में होती है, बहुत ज़्यादा नैरेटिव होता है। ठीक है, किसके रिगार्डिंग बात कर रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, कि रिस्क, अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है कि कंपनी की ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी चल रही है। वो अपनी कंपैरिजन फॉरेन की कंट्री से करेगा, फॉरेन की जो कंपनीज है उनके साथ करेगा कि हाँ, अगर मैं मेरा बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा रहा हूँ तो इंटरनेशनल लेवल पर मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, अगर कर रहा हूँ तो अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ तो हमारे कंट्री को क्या इंपॉर्टेंस हो रही है, कंपनी को क्या फायदा हो रहा है, वो उसके बारे में बात करें। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल ये आपकी वर्ल्ड लेवल की बात करता है, वर्ल्ड लेवल के एनालिसिस की बात करते हैं। समझ पा रहे हो। इफ द कंपनी हैज अ हायर एक्सपोजर टू द एक्सपोर्ट देन दे इवन टॉक अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड द बिजनेस सेंटीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। मीन्स कि ये आपकी ग्लोबली लेवल के ऊपर डिसीजन लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका बिजनेस जो है कितने बड़े एरिया में, कितने बड़े लेवल पर, अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है तो उसका इंपॉर्टेंस हमारी इंडिया के लिए क्या है वो एक्सप्लेन करेगा। द कंपनी यूजुअली टॉक अबाउट द इंडस्ट्री ट्रेंड एंड व्हाट दे एक्सपेक्ट फॉर द ईयर अहेड। मीन्स कि कंपनी का, इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड चला हुआ है और हाँ, आने वाले टाइम के लिए वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसलिए क्योंकि ये समझने में कि व्हाट द कंपनी प्रिसाइव्स एज अ थ्रेट्स एंड द अपॉर्चुनिटी इन द इंडस्ट्री। अब देखो आपके पास ना, आपने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। अगर आपके पास किसी चीज़ की स्ट्रेंथ है, मीन्स कि आपके पास किसी चीज़ के बहुत सारी अबंडेंट में है, मान लीजिए आपके पास लेबर बहुत अच्छी से, सो आने वाले फ्यूचर में वर्कलोड को आप इजीली गेट कर सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, है ना। अच्छा, मैंने कहा आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कैपिटल नहीं है, सो आने वाले टाइम में आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं ये थ्रेट क्रिएट हो रहा है। सो आप अपने, अब अगर आप इंडस्ट्री के ट्रेंड को देखेंगे और फिर आप अपने फ्यूचर को देखेंगे कि हाँ, मेरे फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए, कंपनी के फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए, तो ये आपके थ्रेट और अपॉर्चुनिटी को जज किया जाता है कि कितनी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कितना आपके पास थ्रेट है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपकी फ्यूचर से बिलोंग करती है और स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके प्रेजेंट से बिलोंग करती है। अगर आपके पास स्ट्रेंथ हुई तो वो अपॉर्चुनिटी का रूप ले लेगी, वीकनेस हुई तो वो आपके थ्रेट का रूप लेगी। क्लियर है, समझ में आ गया? ये आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट के अंदर, नॉन ऑडिटेड इंफॉर्मेशन के अंदर, जो आपका सेकंड पॉइंट था, नॉन नरेटिव आइटम्स। नॉन नरेटिव का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर सिंपली आपको समरी दे दी जाएगी, जैसे कि इसके अंदर फाइनेंशियल हाईलाइट्स किया जाएगा, फिनेंस के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको हाईलाइट किया जाएगा, जैसे कि एक समरी प्रोवाइड कर दी आपकी फाइनेंशियल मेरिट, जितनी भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की होगी, इनकम स्टेटमेंट की होगी, अर्निंग पर शेयर आप कितना कमा रहे हो, आपकी इक्विटीज होल्डर्स को कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, इन सभी के बारे में क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी।
क्लियर है, समझ पे आ रहा है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, अब देखो एक रिपोर्ट के अंदर डायरेक्ट आपको बता रहा है कि इस साल रिवेन्यू इतने % से इंक्रीज हुआ है। इस साल हमारी अर्निंग पर शेयर, पिछले साल अर्निंग पर शेयर 3 रुपए पर शेयर था, ठीक है, अब की बार 8 पर शेयर हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है कि हाँ कंपनी ग्रोथ में चल रही है। सो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्विकली एसेस हो जाएगा कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्लियर है, समझ पा रहे हो। अच्छा, हाईलाइट ऑफ द ईयर, हाईलाइट ईयर्स को आप हाईलाइट करेंगे, दैट मीन्स इस साल हमारी कंपनी ने क्या अचीव किया। जैसे कि आपको मैंने आपको बताया था कि हमने जब 2023 के अंदर आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर का चैनल बनाया था, याद है आप सभी को, राइट। और उस दौरान हमने आपको कहा था कि इस चैनल के ऊपर हम आप सभी को सभी तरह के क्वेश्चन पेपर की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, वीडियोस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है, ठीक है। हमने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड किया है, राइट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी है, क्या क्या चीज़ें हमने अचीव कर ली है। हर एक कंपनी एक डॉक्यूमेंट में रिप्रेजेंट करती है कि हमने इतने गोल्ड जीते हैं, ठीक है, हमारे पास ये अच्छे मूवमेंट रहे हैं, हमने इतने चैलेंजेस रिसीव किए हैं, ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या क्या किया है, उन सब के बारे में बात की जा रही है। मान लीजिए किसी कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें, किसी कंपनी ने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, ठीक है, या किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर किया है, एक्सपेंशन किया है, या फिर स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग सभी तरह की इंफॉर्मेशन ये इसके अंदर बताता है। हाइलाइट्स का मतलब क्या है, जो आप ये कहते हैं ना कि आपने न्यूज़ के अंदर भी देखा होगा कि आज की हाइलाइट्स ये हैं। सो आपको 1 लाइन के अंदर 1 सेकंड के अंदर ऐसे दिखाता है कि हाँ इस एरिया में इतनी तूफान या बाढ़ आई है। सो बाद में उसका एक्सप्लेनेशन तो बाद में दिया जाता है, हाइलाइट्स तो केवल 1-2 सेकंड की होती है ना, तो अचीवमेंट्स दिखाई देते हैं इसमें। नेक्स्ट जाता है कि आपके शेयर होल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है। शेयर होल्डर की इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आप अपने शेयर होल्डर को क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, कितना आप डिविडेंड दे रहे हो, कितना उनका स्टॉक क्या स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, एनुअली जनरल मीटिंग में कितने उनकी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और उनका रिलेशन क्या है आपके साथ, इन सब के बारे में, इसकी सारी की सारी शेयर होल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है। ओके, समझ पा रहे हो, जिससे कहीं ना कहीं जो प्रोस्पेक्टिव जो नया शेयर होल्डर आएगा अपनी फर्म के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, उससे ये पता चल जाएगा कि हाँ मेरे क्या राइट्स रहने वाले हैं, कितनी अपकमिंग मीटिंग्स के अंदर मुझे बुलाया जाएगा। कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी के साथ उस कंपनी के अंदर एज अ शेयर होल्डर बन सकते हैं। तो दैट्स द रीजन यहाँ पर सारे की सारी बातें किसके बारे में बात की जा रही है, शेयर होल्डर्स के बारे में बात की जा रही है। क्लियर है, समझ पा रहे हो। ओके जी, यहाँ पर हो गया आपका ये पॉइंट्स क्लियर कि जो आपका मैंने नॉन ऑडिटेड इन्फॉर्मेशन को बताया। अब बैलेंस शीट, दिस वन ये बहुत इजी है, फटाफट इसको रीड कर लेते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, एक पिक्चर होती है जिसके अंदर आपकी इधर साइड क्या होती है, लायबिलिटी होती है, एक तरफ आपके साथ एसेट्स होती है। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एसेट्स है, और राइट हैंड साइड आपकी क्या है, लायबिलिटी है। इसके अंदर आपके एक और पोर्शन आता है कैपिटल का, जिसके अंदर आप क्या लिखते हैं कि इक्विटी से पैसा इतना लिया है, प्रेफरेंस से पास इतना है, रिजर्व एंड सरप्लस इतना है। देन आप लायबिलिटी का ऑप्शन आता है। आपने कभी नोट किया है जब आप क्या करते हो, वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हैं, वो कुछ इस तरीके से होती है। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा होता है, फिर शेयर होल्डर फंड लिखा होता है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस लिखा होता है, फिर लायबिलिटीज आती है। लायबिलिटीज में भी नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी, कुछ इस तरीके से होती है ना। सो यहाँ पर बैलेंस शीट में सारी की सारी बता दी कि हमने हमारे जो शेयर होल्डर से पैसा इतना है, हमारे पास रिजर्व इतना है, हमारे पास लायबिलिटी इतनी है, शॉर्ट टर्म की लायबिलिटी इतनी है। इसी तरीके से नॉन करंट एसेट्स होती है और करंट एसेट्स होती है। आपको पता है इन दोनों का बैलेंस हमेशा इक्वल होता है, सबको पता है, तो ठीक है। यहाँ पे यही बात की जाती है, एक स्नैपशॉट है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। और आपको ये भी पता होगा जो बैलेंस शीट जब बनती है तो ऊपर लिखा जाता है एज ऑन 31/3/25 तक की क्या है, ये बैलेंस शीट है। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की होती है। क्लियर है, इसके अंदर एसेट्स होती है, लायबिलिटी होती है, इक्विटी शेयर, या फिर मैं कहूँ कि शेयर होल्डर इक्विटीज होती है।
क्लियर है। एसेट्स का मतलब क्या है, जो कि कंपनी के द्वारा खुद रेज की गई है, कंपनीज ओन है, उनका उसके ऊपर कंपनी के ऊपर क्या है, अधिकार है, ठीक है, कंपनी का उन सभी चीजों के ऊपर अधिकार, उन्हें कहेंगे हम एसेट्स कहते हैं। अच्छा, जिनका कंपनी को अभी पेमेंट करनी रहती है, ओन्स है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, ऑब्लिगेशन कहेंगे हम, या फिर मैं कहूँ कि हमारे पेबल अकाउंट्स हैं, वो हमारी लायबिलिटीज होगी। क्लियर है, इसको आप इन डेप्थ में पढ़ सकते हैं, ये मैंने बहुत इन डेप्थ में लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट क्या है, किस नाम से जानी जाती है। बैलेंस शीट में ये सभी पॉइंट्स को मैंने ईजी हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। आपको मैंने इनकम स्टेटमेंट बताई हुई है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि सेल्स होती है, उसके अंदर से मैं अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूँ तो हमारा क्या बच जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन बचता है ना। अगर मैं इसको अकाउंटिंग टर्म में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एक मैनेजमेंट की टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बनती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में सबसे पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसके अंदर क्या होता है, आपके यहाँ पर सारे के सारे गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग इन्वेंट्री, ये सब आते हैं। यहाँ पर सारी की सारी सेल्स आ जाती है ना, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। अच्छा, यहाँ पे सारे के सारे पहले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के एक्सपेंसेस आएंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के एक्सपेंसेस आएंगे, है ना। यहाँ पर भी इसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की इनकम आती है ना। फिर यहाँ पर क्या बच जाता है, नेट प्रॉफिट बच जाता है, ठीक है। ये तो हो गया बेटे ये आपका अकाउंटिंग की टर्म से। अगर मैं बात करूँ इनकम स्टेटमेंट की टर्म से, सेल्स होती है जो कि इनकम जनरेट करती है, जितने भी आपकी कॉस्ट है उसमें से मैं माइनस कर दूंगी तो आपका क्या बच जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बच जाएगा। रिवेन्यू में से हमने क्या कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर दिया, तो मेरे पास ये क्या बच गया, रिवेन्यू बच गया, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट बच गया। क्या मेरा भी यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट बचा था, क्लियर है। अच्छा, यहाँ से जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंसेस जो है माइनस कर दूं तो मेरा EBIT बच जाएगा। मीन्स कि सारे के सारे ऐसे एक्सपेंसेस जो फिक्स नेचर के हैं, जैसे कि सैलरी हो गया, रेंट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, ये सभी के सभी आपकी एक्सपेंसेस है। इनको मैं जब माइनस कर दूंगी तो मेरे पास नेट इनकम आ जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये क्या है, ये क्या है, आपकी रन डे टू डे बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि आपके बिजनेस को ऑपरेट होने के लिए आप इतना खर्चा कर रहे हो, इस बिजनेस को ऑपरेट करते करते आपके पास इतना इनकम जनरेट हुई, इसके बारे में ब्यौरा देते हैं। ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या मैं कहूँगी इनकम स्टेटमेंट। क्लियर है, समझ पा रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात की जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जहां पर केवल और केवल कैश के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है। समझ पा रहे हो, कैश के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, ये सारी की सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस आप ये बात ऑब्वियस ही बात है, आपको एग्जाम में लिखना है। सो यहाँ पर आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है, ठीक है। इस पॉइंट्स को ना याद करने की बजाय ना थोड़ा सा समझोगे ना तो आपको, बस मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये जो फर्स्ट वीडियो है ना 52 मिनट्स की, इसकी ना केवल 12 मिनट देख लेना, 12 से 15 मिनट बस, क्योंकि आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हुए हैं। 12 से 15 मिनट देखेंगे ना सो आपको ये पॉइंट इजीली समझ में आएंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, कि डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में जितना भी खर्चा आ रहा है वो भी कैश से रिलेटेड वो यहाँ इंक्लूड होगा। अच्छा, आपने उस कैश को कहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो लिखेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहाँ से पैसा रेज किया है, पैसा कलेक्ट किया है, उसे यहाँ लिखेंगे। क्लियर है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब आ जाते हैं नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट क्या होता है, जब आप देखो अकाउंट्स बनाते हो ना, आपने +1 +2 में भी देखा होगा, जब आप अकाउंट्स बनाते हो ना तो आप नोट नंबर डालते हो कि नोट नंबर 1 से ये देखो, नोट नंबर 2 से ये देखो, नोट नंबर 3 से ये देखो। ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉपर सॉर्ट आउट करके दिखाते हो कि हाँ डेप्रिसिएशन 300 रुपये कैसे आया, इसके ऊपर यहाँ पे 1 लगा देते थे। नेक्स्ट मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन 290 आया, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ 2 लगा देते थे, फिर 3 लगा देते। अब ये 1 2 3 मीन्स की एक्सप्लेनेशन दे रही है कि हाँ ये अमाउंट कैसे निकली है ना। तो नोट्स टू अकाउंट क्या है, एक आपका फुट नोट होता है आपके अकाउंट बनने के बाद, ऊपर बन रहा है अकाउंट, नीचे आपका नोट नंबर होता था, राइट, ठीक है। कहीं ना कहीं से हम कहेंगे जो कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दैट अ कंपनी फाइनली अकाउंट और द फाइनल स्टेटमेंट, दीज नोट्स हेल्प the users of the accounting information understand the current financial position of the company and the support the estimate
ऑफ इट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस। क्लियर है? जैसे कि अकाउंटिंग पॉलिसी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपकी जो डेप्रिसिएशन है उसमें कौन सा मेथड यूज़ किया गया। अब ये 300 से 290 आया तो ऑब्वियसली बात है मेरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ होगा, क्योंकि स्टेट लाइन में तो हर साल 300 ही आता है ना। तो ये नोट्स के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना होगा। अच्छा, इन्वेंट्री है, मीन्स कि आप इन्वेंट्री है कैसे उस इन्वेंट्री की वैल्यू रख रहे हो, कैसे इन्वेंट्री को यूज़ करें। जैसे कि गोल्ड जो होता है ना, उसकी वैल्यू ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। फीफो मेथड यूज़ किया जाता है कि पहले आया उसी को पहले आउट कर दो। स्टोरेज और द स्पेयर टूल्स, ये जो इन्वेंट्रीज रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनको हम किसके मेथड से कैलकुलेट करते हैं, वेटेड एवरेज रेट से कैलकुलेट करते हैं। ये मेथड्स आई होप सबने पढ़े होंगे, ठीक है। और वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स जो है उनको हम फुल ऑब्जर्वेशन कॉस्ट मेथड से होता है। फुल ऑब्जर्वेशन कॉस्ट मेथड पता है क्या होता है, जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों कॉस्ट को लेकर हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, उसे कहते हैं फुल ऑब्जर्वेशन कॉस्ट मेथड बेस्ड, राइट। ये आपका ऑब्जर्वेशन मेथड एंड द मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड से भी आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ट्रेडेड गुड्स होते हैं, उनको वेटेड एवरेज रेट से लगाया जाता है। क्लियर, समझ पा रहे हैं? तो ये आपको इन्वेंट्री बताना होगा कि आपकी जो कंपनी के अंदर जो गुड्स है वो किस तरीके से आपने उसको हेल्ड किया हुआ है, किस तरीके से आपने उसको रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। क्लियर है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अभी मैंने बताया कि आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करते करते कितना रिवेन्यू जनरेट कर रहे हो, इसकी सेल रिवेन्यू की बात की जा रही है, ठीक है। अगर आपका रिवेन्यू 2 लाख है, ठीक है, और आपने कहा कि मैं 2 एक्टिविटीज परफॉर्म करता हूं, तो ये बताने कि उस पर्टिकुलर एक एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट और पर्टिकुलर दूसरी एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। डिफरेंट जो भी आपने सेगमेंट्स किए होंगे उनकी एक्सप्लेनेशन नोट्स टू अकाउंट में देनी पड़ेगी। अच्छा, फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसे आइटम्स जो कि बिजनेस के लिए प्रॉफिट जनरेट करके जा रही है या फिर बिजनेस के लिए क्या है, संपत्ति है, कोई खर्चा नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हाँ, कंपनी के लिए वो अर्निंग देने वाला सोर्स होना चाहिए, उसे हम कहेंगे फिक्स एसेट। क्या उस फिक्स एसेट्स को नॉर्मल वैल्यू पे दिखाया हुआ है या फिर उसे नेट वैल्यू पे दिखाया हुआ है। नेट का मतलब क्या है कि उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है, नहीं किया हुआ। समझ पा रहे हो? दैट्स इट। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी के अंदर आपकी जो कैपिटल है वो कैसी है, वो ऑथराइज्ड है, वो इशू है, वो पेड अप है, वो कॉल्ड अप है, वो कैसी है। समझ पा रहे हो? देखो, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, ये एक ऐसी अमाउंट होती है जिसके अंदर ये जब हम क्या करते हैं ना, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं ना, या फिर कहूँ मैं मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन होता है कि आप मैक्सिमम कितनी अमाउंट जो है कहाँ से ले सकते हो, पब्लिकली रेज कर सकते हो, पब्लिकली आप उसको अरेंज कर सकते हो। वो मान लीजिए 30 लाख आप बाहर से ले सकते हो, बाकी जो है आपको इंटरनली यूज करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कहा कि इस टाइम तो मुझे केवल 10 लाख की जरूरत है, तो आपने क्या किया, मैंने केवल 10 लाख ही क्या किए, इशू किए, तो उसे कहेंगे इशू कैपिटल। देखो, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द फंडिंग दैट कैन बी रेज्ड थ्रू द शेयर ऑफ द इशू ऑफ द शेयर, इट इज लेड आउट द कंपनीज चार्टेड डॉक्यूमेंट। जो चार्टेड डॉक्यूमेंट होता है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसके अंदर ये एक्सप्लेन किया होता है, ठीक है। इशूड कैपिटल या फिर पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि ये एक ऑथराइज, देखो मैंने कहा कि 30 लाख मैं इशू कर सकती हूँ, मैंने कहा कि इसमें से केवल मेरे को 10 लाख ही चाहिए, तो ये इसी का तो पार्ट है ना, तो इसलिए कहा कि पार्ट ऑफ द ऑथराइज शेयर कैपिटल अगेंस्ट विच द शेयर हैज बीन इशू टू द शेयर होल्डर, जो कि ऐसे शेयर जो कि आपने शेयर होल्डर्स को क्या किए हैं, इशू किए हैं, ठीक है। अच्छा, अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है, अब मैंने आपको ऊपर एक ये समझाया था, अब मैंने कहा कि ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। अगर मैं तुम्हें इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दूं, जो डिबेंचर्स के ऊपर, लोन के ऊपर देना होता है, मैंने वो पे कर दिया, मेरे पास कैसी अर्निंग बची, अर्निंग बीटी, मीन्स की अर्निंग बिफोर टैक्स। इन्हें कहा कि मैंने टैक्स भी पे कर दिया, तो मेरे पास कैसी अर्निंग बची, अर्निंग आफ्टर टैक्स। मैंने कहा जो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जो मुझे डिविडेंड देना था मैंने वो भी दे दिया। अब वो क्या बचा कि ऐसी अमाउंट बच रही है जो कहीं ना कहीं अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना। अब मैंने कहा कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपीस बचा, ठीक है, और मेरे जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वो कितने हैं, 1 लाख है, तो मैंने उसको 1 लाख से जब मैं डिवाइड करूंगी ना, तो मेरे क्या आ जाएंगे, आपका 5 पर शेयर आ जाएगा, मीन्स कि एक शेयर की जो वैल्यू है
वो 5 रुपये हर एक पर्सन को क्या मिल रहा है, 5 रुपये मिल रही है। ये होता है अर्निंग पर शेयर। क्लियर है, क्लियर है। तो क्या लिखा हो, फॉर्मूला क्या है इसका कि नेट इनकम जो है ना आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस जो डिविडेंड था उनको दे दिया है प्रेफर्ड वालों को, उसको किससे डिवाइड करेंगे, बाय द टोटल नंबर ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मीन्स कि इनको इक्विटी शेयर होल्डर के नंबर से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर्स। क्लियर है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या है कि क्या पॉलिसीज आप अपना रहे हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन्वेंट्री जो है, देखो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं, पॉलिसीज आर द स्पेसिफाइड प्रोसीजर यूज बाय द कंपनी मैनेजमेंट टीम टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट्स पॉलिसी कवर द अकाउंटिंग मेथड, मेजरमेंट सिस्टम एंड प्रेजेंटेशन द डिस्क्लोजर। समझ पा रहे हो इसकी किस मेथड को आप यूज कर रहे हो। मैंने कहा जो डेप्रिसिएशन है मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से यूज करूंगी। अच्छा, वो स्ट्रेट लाइन मेथड मुझे बताना होगा कि हाँ इस बार कंपनी क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर। मैंने इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन है मैंने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से यूज किया, या फिर मैंने लास्ट इन फर्स्ट आउट से यूज किया, या फिर मैं कहूँगी मैंने एवरेज कॉस्ट की वैल्यू से यूज किया। मैं किस मेथड से यूज कर रही हूँ वो हमें इसमें एक्सप्लेन करनी होगी। अकाउंटिंग पॉलिसी यही कहती है, ठीक है। गुडविल को रिकॉग्नाइज किया गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर मैं कितना खर्च करने वाली हूँ, ठीक है। कंसोलिडेट फाइनेंशियल जो अकाउंट्स है वो मैं कैसे बनाने वाली हूँ, ये सभी की सभी इंफॉर्मेशन आपको इसमें देनी होगी। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर हो गया आपके ये सभी के सभी पॉइंट्स जो कि कंटेंट्स के अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाले थे, ठीक है। ये सभी हो गए, सबको समझ में आ गए होंगे। इसके अंदर भी हमने कम से कम 5 से 8 पॉइंट पढ़े हैं, सो सभी को याद होंगे। अब मैं जल्दी से रिवीजन कर देती हूँ क्योंकि जो रिवीजन है इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, चेयरमैन की रिपोर्ट पढ़ी, डायरेक्टर की रिपोर्ट पढ़ी, नैरेटिव आइटम्स की बात कर रही हूँ, डायरेक्टर की रिपोर्ट पढ़ी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट पढ़ी, राइट। देन उसके बाद हमने क्या किया, ऑडिटर्स की ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे थे, सस्टेनेबल रिपोर्ट की बात की, क्या हमने इन रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा। फिर नॉन नैरेटिव आइटम्स की बात है, कि ऐसी आइटम जो कि क्या है आपकी फाइनेंशियल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रही है, आपके शेयर होल्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, राइट, ठीक है। एक और पॉइंट था इसका, अभी एक सेकेंड, हाइलाइट्स के ऊपर दे रहा है, इसकी कंपनी ने क्या क्या अचीव किया है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रही है। फिर बैलेंस शीट पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट में आपकी इन्वेंट्री, आपके फिक्स एसेट्स, आपका डेप्रिसिएशन, आपकी गुडविल के वैल्यूएशन, उनके बारे में पॉलिसीज अकाउंट में इनके ऊपर बताएगा कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। ओके, अच्छा, क्या अब आपको ये इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत है, जनरल कॉर्पोरेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बताने की जरूरत है नहीं। जो भी की पॉइंट्स हैं, ओवरव्यू है कंपनी का, इस रिपोर्ट में पता लग जाता है। अच्छा, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल हाइलाइट्स नजर आते हैं कि डे टू डे एक्टिविटी क्या परफॉर्म कर रही है, ओवरऑल एक्टिविटीज क्या है। लेटर टू द शेयर होल्डर्स फ्रॉम द सीईओ, मीन्स की जो शेयर होल्डर के द्वारा लेटर्स दिए जाते हैं सीईओ को कि क्या क्या परफॉर्मेंस इस तरीके से करें। अब आपको पता है कि जो कंपनी में ना इवन जो टॉप मैनेजमेंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ नीचे वाला जो लेवल है ना, जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको ज्यादा ग्राउंड लेवल की नॉलेज होती है कि इनको ये पता होता है कि हाँ ये काम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बेटर करेंगे, सही तरीके से होगा और अच्छा प्रॉफिट जनरेट, ये ऐसी इंफॉर्मेशन ऊपर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है, ठीक है। आपको अब कंपनी के बारे में कहीं ना कहीं पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रही है। मीन्स कि मैं कहूँ कि मेरा हर साल ऐसे ये पिक्चर्स में भी, ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हर साल मेरा प्रॉफिट इस तरीके से बढ़ता जा रहा है ना, हर महीने मेरा प्रॉफिट ग्राफ है कुछ इस तरीके से जा रहा है, एकदम से कुछ नीचे आया फिर बढ़ रहा है। सो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन तो हो रही है, विजुअलाइजेशन हो रही है, इमेज नजर आ रही है आपको। अच्छा, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस हो गया, जो आपकी ग्लोबल लेवल पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका कंट्री, आपका जो इंडस्ट्री आपकी कंट्री के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अपने बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो के बारे में बता रहे हो, नोट्स टू अकाउंट, ऑडिटर रिपोर्ट, समरी, ये समझ में आ गया। दैट्स द रीजन, ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। दिस इज अ एनुअल रिपोर्ट। उम्मीद करेंगे कि ये जो चैप्टर है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ₹9 आपको इसके लिए पे करना होगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। वो आपको बता देंगे कैसे आपको जो पीडीएफ है आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके,
चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।